तो प्यारे साथियों नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपना पसंदीदा परिवार डाउटफ्लाई पे। साथियों आज का क्लास जो होने वाला है ना वो बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण को। साथियों हिंदी व्याकरण के उस वैसे टॉपिक को हम आज देखने वाले हैं जिससे 5 नंबर आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में, वो क्लास 10th हो या क्लास 12th, हमेशा हमेशा पूछे जाते हैं। तो साथियों आज हम आपका क्लियर करने वाले हैं 5 नंबर, यानी विराम चिन्ह को देखने के बाद। साथियों यदि वो आप इस विराम चिन्ह के टॉपिक को अंत तक देखते हो ना, तो वादा करता हूँ आपसे कि आपका 5 नंबर जो है ना वो बिहार बोर्ड कभी नहीं काटेगा। तो साथियों चलिए हम लोग देखते हैं उस हिंदी के विराम चिन्ह के जो भी इम्पोर्टेंट है और वो कौन कौन से हैं, उन्हें हम देखते हैं इस वीडियो की सहायता से। साथियों आपसे उम्मीद है कि आप अगर मेरी इस चैनल पे पहली बार विजिट किए ना, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए साथियों बिन देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों आज हम देखने वाले हैं ना हिंदी व्याकरण के विराम चिन्ह को। तो चलिए साथियों हम देखते हैं हिंदी के विराम चिन्ह क्या होते हैं और कौन कौन से विराम चिन्ह हैं जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। साथियों आइए हम स्टार्ट करते हैं विराम चिन्ह को। जैसा कि विराम का अर्थ रुकना होता है, उसी प्रकार हिंदी व्याकरण में विराम शब्द का अर्थ जो होता है ना वो ठहराव या रुक जाना होता है। साथियों विराम चिन्ह जो होता है ना उसका अर्थ होता है रुकना। उसी प्रकार हिंदी व्याकरण में विराम शब्द का अर्थ होता है ठहराव या रुक जाना। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए कहीं कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। भाषा के लिखित रूप में कुछ समय ठहरने के साथ पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। साथियों इसका पूरा मतलब हुआ कि विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव यानी रुक जाना। जैसे जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है और कहने के बाद रुक जाता है, वहाँ पे विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। उसे समझाने के लिए जब कोई कही गई बात को हम किसी को बताते हैं और किसी को समझाते हैं, तो वहाँ पे भी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। साथियों कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है, ठीक है। भाषा के लिखित रूप में कुछ समय ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं ना, वही आपके विराम चिन्ह होते हैं। चलिए साथियों हम देखते हैं वाक्य में विराम चिन्ह के क्या क्या प्रयोग होते हैं। साथियों वाक्य में विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता और सुंदरता आ जाती है। जब हम वाक्य में विराम चिन्ह के प्रयोग करते हैं ना, तो हमारी जो भाषा होती है ना उसमें सुंदरता आ जाती है और स्पष्टता आ जाती है, तथा भाव समझाने में भी आसानी होती है, तथा वो क्या कह रहा है वाक्य ना उसे लोगों तक बताने में या बच्चों को समझाने में भी हमको आसानी होती है। यदि विराम चिन्ह का यथास्थान उचित प्रयोग न किया जाए ना, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यदि हम विराम चिन्ह का प्रयोग मतलब वैसे स्थान पे न करें जहाँ सुटेबल हो, अथवा वैसे स्थान पे कहाँ करें जहाँ सुटेबल ना हो, तो वाक्य का अर्थ न निकल के अनर्थ निकल सकता है। तो चलिए साथियों हम देखने वाले हैं कुछ उदाहरण, विराम चिन्ह के कुछ उदाहरण को। आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से उदाहरण हैं और कौन कौन से बिहार बोर्ड में आपसे पूछे गए हैं। वादा करता हूँ आप मेरे इस चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको हर पल वैसे वैसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाए, वैसे वैसे टॉपिक प्रोवाइड कराया जाए जो हूबहू 2025 के एग्जाम में आपसे बिहार बोर्ड पूछे। साथियों यदि हम उदाहरण का बात करें ना, तो उदाहरण में मेरा है कि रोको मत जाने दो। रोको के बाद जो एक छोटा सा कॉर्नर जैसे लाइन लगा है ना, उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। फिर से दूसरा पॉइंट है साथियों कि रोको मत जाने दो। रोको मत के बाद जो लगा है ना वो भी आपका एक विरामी चिन्ह है। तो आइए इस प्रकार हम विराम चिन्ह से अर्थ एवं भाव में परिवर्तन हो जाता है, उनका ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसी प्रकार जब हम विराम चिन्ह का प्रयोग किसी और जगह कर देते हैं ना जहाँ नहीं करना है, तो उसका अर्थ ना निकल कर उसका अनर्थ निकल जाता है। तो चलिए साथियों हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जो VVI
प्रश्न है, जो वीवीआई विराम चिन्ह का प्रश्न है, उसी प्रश्न को हम देखते हैं कि अभी तक बिहार बोर्ड के द्वारा कौन-कौन से विराम चिन्ह आपसे पूछे गए हैं। तो साथियों, बिन देरी करते हुए हम इसे आपको तक पहुँचाने वाले हैं कि वो कौन-कौन से ऐसे विराम चिन्ह हैं, जो बिहार बोर्ड के द्वारा आपके विभिन्न सालों में पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों, हम देखने वाले हैं उस विराम चिन्ह को। साथियों साथियों विराम चिन्ह यही है, और यही यही विराम चिन्ह अभी तक बिहार बोर्ड के द्वारा आपसे पूछे गए हैं आप साथियों। अल्प विराम जो है ना, वो ऐसे होते हैं। पूछेगा कि अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, तो उसका अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। पूछेगा कि पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, तो उसका चिन्ह आपको याद कर लेना है, आपको ध्यान देना है कि ऐसा होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है, तो उसका ऐसा होता है, और विस्मय सूचक चिन्ह उसका ऐसे होता है। साथियों, अब अगले टॉपिक पे हम देखें तो वो है आपका अवतरण उदाहरण चिन्ह। ये साथियों आपका पूछा गया है कि इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन सा है। तो इकहारा उदाहरण चिन्ह देखिए साथियों, यही है आपका इकहारा उदाहरण चिन्ह, और दोहरा उदाहरण चिन्ह यही है। ये बिहार बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इकहारा उदाहरण चिन्ह आपके बिहार बोर्ड ने 2024 के एग्जाम में पूछा था कि इकहारा उदाहरण चिन्ह इनमें से कौन है। तो साथियों, इकहारा उदाहरण चिन्ह यही है, और दोहरा इकहारा उदाहरण चिन्ह पूछे ना, तो वो ये है आपका। अब साथियों, हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के द्वारा ये जो है ना योजक चिन्ह, ये भी आई हैं 2025 के लिए। तो ये रहे आपके योजक चिन्ह, और कोष्टक चिन्ह तो आप जानते होंगे, मैथ में इन सभी का प्रयोग आपने किया होगा। ये है विवरण चिन्ह, जब हम किसी भी प्रश्न को विवरण करते हैं, उसके बारे में समझाते हैं, तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। साथियों, लोप चिन्ह ये रहा आपका लोप चिन्ह, जो 2025 के एग्जाम में आपसे पूछेगा बिहार बोर्ड। ये रहा आपका वीवीआई। क्या रहा आपका? वीवीआई। साथियों, अब हम देखने वाले हैं विस्मरण चिन्ह। ये रहा आपका विस्मरण चिन्ह। संक्षेप चिन्ह, ये रहा आपका संक्षेप चिन्ह। साथियों, आइए हम आगे देखने वाले हैं कुछ और चिन्ह को। साथियों, ये रहा आपका निर्देश चिन्ह। योजक चिन्ह के जैसे ही सेम आपके निर्देश चिन्ह भी होते हैं। और ये रहा आपका तुल्यता सूचक चिन्ह, यानी दोनों जब बराबर करते हैं, हम इक्वल टू करते हैं, तो ये रहा आपका तुल्यता सूचक चिन्ह। संकेत चिन्ह स्टार के जैसे होता है, और संपत्ति सूचक चिन्ह जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, विवरण चिन्ह जैसे होता है ना, तो वैसे ही सेम विवरण चिन्ह के जैसे ही होता है, बट उसमें एक योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। चलिए साथियों, हम और आगे देखते हैं आपके कुछ विराम चिन्ह के प्रयोग के बारे में। विराम चिन्ह के प्रयोग के बारे में समझने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप मेरे इस चैनल पे पहली दफ़ा है या आपकी पहली विजिट है ना, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। साथियों, चलिए हम अल्प विराम के बारे में फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर रुकना या ठहरना। साथियों, जो अल्प विराम का अर्थ होता है ना, वो होता है थोड़ी देर रुक जाना या ठहर जाना। अंग्रेजी में इसे हम कोमा कहते हैं। कोमा कह के पुकारते हैं। साथियों, अल्प विराम का जो अर्थ होता है वो होता है थोड़ी देर रुक जाना, रुकना, उसके बाद इसको हम अंग्रेजी में कोमा कहते हैं। फर्स्ट जो है वाक्य में जब हम दो या दो से अधिक सामान्य पदों, पदांशों अथवा वाक्यों में संयोजक अव्यय और संभावना हो, वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। वाक्य में जब दो या दो से अधिक समान पदों, पदांशों अथवा वाक्यों में संयोजक अव्यय और की संभावना हो ना, तो वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण में देखिए साथियों, फर्स्ट पॉइंट है ना कि पदों में पंकज, लक्ष्मण, राजेश और मोहन ने विद्यालय में प्रवेश किया। तो हम जहाँ जहाँ मतलब इनका मतलब प्रयोग किए हैं, वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग किए हैं। जिन जिन नामों में हम देख रहे हैं, उनमें हम पदों में अल्प विराम का प्रयोग किए हैं। दूसरा जो पॉइंट है ना, वो है आपके कि वाक्यों में मोहन रोज खेल के मैदान में जाता है। तो जो पूरा वाक्य है ना, उसमें हम फर्स्ट में लगाए हैं आपका अल्प विराम। फिर से देखिए साथियों कि खेलता है और वापस अपने घर चला आता है। तो साथियों, सबसे हम बोले ना उसी समय कि जब हम अल्प विराम का प्रयोग
सूटेबल जगह करेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे अर्थ निकला है कि मोहन रोज खेल के मैदान में जाता है, वहाँ पे हम अल्प विराम लगाए हैं, और खेलता है और वापस घर चला आता है, वहाँ पे कहीं नहीं लगाएंगे। यदि हम इसमें लगा देंगे तो इसका अर्थ से अनर्थ निकल जाएगा। जैसे हम लगा दें कि मोहन रोज खेल के मैदान में खेलने जाता है और खेलने जाता है और वापस फिर लगा दें वहाँ पे, तो उसका कोई नहीं अर्थ निकल सकता है। साथियों, आइए हम अगले कुछ टॉपिक के बारे में आपसे ध्यान देते हैं और बताते हैं आपको। साथियों, अगला टॉपिक रहा मेरा कि वह काम करता है क्योंकि वह गरीब है। साथियों, ये सूटेबल है, इनका अर्थ आसानी से निकल रहा है कि वह काम करता है क्योंकि वह गरीब है। वह गरीब नहीं रहता तो काम नहीं करता। साथियों, इसका मेन मकसद ये होगा। साथियों, दूसरा है ना, वो है कि आज मैं बहुत थका हूं, इसलिए जल्दी घर जाऊंगा। साथियों, आज मैं थक गया हूं, जिसके कारण मैं घर जल्दी जाऊंगा। यदि कोई कारीगर हो, वो कार्य में लगा हो और वो बोल रहा हो कि आज मैं घर इसलिए जल्दी जाऊंगा ना क्योंकि आज मैं थक गया हूं। साथियों, जो दूसरा है ना, दूसरा पॉइंट वो है कि जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए, माने शब्दों को दोहराया जाए और भावों की अधिकता के कारण उन पर अधिक बल दिया जाए ना, जहां शब्दों को दोहराया जाए और भावों की मतलब भाव को सामने लाने के लिए उस पर अधिक बल दिया जाए, तो उस पे भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। साथियों, उदाहरण आइए हम देख लेते हैं। सुनो, देखिए हम इस पे ज्यादा बल दे रहे हैं। सुनो, सुनो, वह नाच रही है। सुनो, वह नाच रही है। साथियों, जिस भी शब्द पे हम ज्यादा बल देते हैं ना, वो उस शब्द में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। साथियों, आइए हम तीसरे पॉइंट के बारे में देखते हैं कि वो तीसरा पॉइंट क्या है जहां पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जब कोई शब्द जोड़े में आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद अल्प विराम का लगता है। अल्प विराम लगाने के लिए जो सबसे आसान है ना, वो है कि जब कोई शब्द जोड़े में आते हैं ना, तो उसके बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण आइए हम समझ लेते हैं। जैसे सुख और दुख, सुख और दुख दोनों जोड़े में ही आते हैं, पेयर में ही आते हैं, तो इनके बाद हम क्या कॉमा का प्रयोग करेंगे, यानी अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे रोना और हंसना, इनके बाद में भी हम अल्प विराम के प्रयोग करेंगे। जैसे माता और पिता, इसके बारे में हम आपको बताएं कि जो भी द्वंद्व समास के ना है सब, उनके उनमें हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। साथियों, आइए हम चौथा ट्रिक के बारे में देख रहे हैं। चौथा ट्रिक मेरा है कि क्रिया विशेषण वाक्यांशों के साथ जो भी क्रिया विशेषण वाक्यांश है ना साथियों, उनके साथ भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम उसका भी उदाहरण देख लेते हैं। वास्तव में यह बात यदि सच में पूछो तो मैं भूल गया था। वास्तव में यह बात, वास्तव में यह बात यदि सच में पूछो तो मैं भूल गया था। इसमें भी लगा है कि वास्तव में यह बात के बगल में, और यदि सच में पूछो तो वहां पे भी लगा है। साथियों, जो अल्प विराम का अगला सूत्र है ना, वो है कि संज्ञा वाक्य के अलावा मिश्र वाक्य के शेष बड़े उपवाक्यों के बीच में उदाहरण चिन्ह मतलब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसका भी उदाहरण। इसका उदाहरण रहा कि यह वही पेन है जिसकी मुझे आवश्यकता है। यह पेन वही है, तो यहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। साथियों, दूसरा जो उसका उदाहरण है ना, वो है कि चिंता चाहे जैसी भी हो, चिंता चाहे जैसी भी हो मनुष्य को जला देती है। तो चिंता चाहे जैसी भी हो, तो यहाँ पे भी हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। हम आइए इसके अगले सूत्र को देखते हैं जिससे हम अल्प विराम को आसानी से पहचान लेंगे। अगला सूत्र है मेरा कि वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में, वाक्य के भीतर जब एक ही प्रकार के शब्द आ जाते हैं ना, तो उसको भी अलग अलग करने में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। साथियों, इसका उदाहरण रहा कि मोहन ने सेव, जामुन, केले आदि खरीदे। तो विभिन्न शब्दों के बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे कि मोहन ने सेव, जामुन, केले आदि खरीदे। अब हम सातवां सूत्र के बारे में देखने वाले हैं कि उदाहरण चिन्हों के पहले, उदाहरण चिन्ह जो होते हैं ना, उसके पहले हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। तो इसका उदाहरण देखते हैं कि वह बोला, मैं तुम्हें
नहीं जानता। वह बोला कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो उदाहरण चिन्ह के पहले भी मैं अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, आइए हम अगले सूत्र के बारे में ध्यान देते हैं कि अगला सूत्र क्या है। समय सूचक शब्दों को अलग करने में, जो समय सूचक शब्द होते हैं ना, उसको भी अलग करने में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं कि कल शुक्रवार दिनांक 18 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। कल शुक्रवार के बाद हम अल्प विराम के प्रयोग करेंगे और दिनांक 18 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होगी। अगला सूत्र हम देख लेते हैं कि पत्र में अभिवादन समापन के साथ। पत्र में जब हम अभिवादन करते हैं ना, तो उसमें भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। पहला है, जैसे हम पूज्य पिताजी, भावदीय और मान्यवर। साथियों, अगला जो है ना, वो है आपका अर्ध विराम। तो आइए हम अर्ध विराम के बारे में समझते हैं विभिन्न सूत्रों की सहायता से, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो साथियों, जो अर्ध विराम होता है ना, अर्ध विराम का प्रयोग प्रायः विकल्पात्मक रूप में भी होता है। अंग्रेजी में इसे सेमीकोलन कहा जाता है। इसका फर्स्ट सूत्र जो है वो है आपका कि जब अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम ठहरना पड़े ना, तो अर्ध विराम का प्रयोग होता है। आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे बिजली चमकी फिर भी वर्षा नहीं हुई। एम एंड शिक्षक ने मुझे कहा तुम पढ़ते नहीं हो। शिक्षा के क्षेत्र में छात्राएं बढ़ती गई और छात्र पिछड़ते गए। साथियों, आइए हम जो इसका दूसरा सूत्र है ना, इस पे ध्यान देते हैं। दूसरा कह रहा है अर्धविराम के लिए कि एक प्रधान पर आश्रित अनेक उपवाक्यों के बीच में, एक प्रधान पे जो आश्रित होते हैं ना, उनमें अनेक उपवाक्य जो होते हैं ना, उसके बीच में भी हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। जब तक हम गरीब हैं, बलहीन हैं, दूसरे पर आश्रित हैं, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो जब तक हम गरीब हैं वहाँ पे भी किए हैं, बलहीन हैं वहाँ पे भी किए हैं, और दूसरे पे जब आश्रित है ना, वहाँ पे भी किए हैं। तीसरा टॉपिक देख लेते हैं। जैसे ही सूर्योदय हुआ, अंधेरा दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और प्रातः ब्राह्मण को चल पड़ा। जैसे ही सूर्योदय हुआ, अंधेरा दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और प्रातः ब्राह्मण चला पड़ा। अब हम पूर्ण विराम के बारे में जानते हैं, इसका तीसरा। आइए हम देखते हैं पूर्ण विराम के बारे में। साथियों, जो पूर्ण विराम होता है ना, पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से विराम लेना। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह से विराम लेना। अर्थात जब वाक्य पूर्णतः अपने अर्थ स्पष्ट कर देता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य अपना अर्थ बता देता है तो वहां पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अर्थात जिस चिन्ह के प्रयोग करने से वाक्य के पूर्ण हो जाने का ज्ञान होता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। यदि हम इनका प्रयोग सबसे अधिक होता है, पूर्ण विराम का प्रयोग नीचे उदाहरण में हम देख सकते हैं। फर्स्ट जो सूत्र है पूर्ण विराम को पहचानने के लिए, वो है आपका कि साधारण मिश्र संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर। उदाहरण में, अजगर करे न चाकर, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, पक्षी डाल पर चहचहा रहे थे। साथियों, आइए हम अगले इसके कुछ उदाहरण के बारे में जानते हैं कि राम स्कूल जाता है, प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है, यदि सूर्य पढ़ता तो अवश्य पास हो जाता। आइए हम इसके दूसरे सूत्र के बारे में जानते हैं कि दूसरा सूत्र से हम किस प्रकार इस पूर्ण विराम को पहचान पाएंगे। प्रायः शीर्षक के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। जैसे उदाहरण में, नारी और वर्तमान भारतीय समाज। तीसरा इसका सूत्र देखते हैं कि अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण में, उसने मुझे बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। आइए हम प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में आसानी से समझते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह होता क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर किया जाता है। इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है कि क्या बोले वो चोर है, क्या वो घर पर नहीं है, कल आप कहाँ थे, आप शायद यूपी के रहने वाले हो ना, जहाँ भ्रष्टाचार हो वहाँ ईमानदारी कैसी होगी। तो इन स्थानों पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए हम अगला चिन्ह के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। अगला चिन्ह है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है ना, उसके बारे में हम आगे समझेंगे।
तो जब वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भाव व्यक्त किए जाए ना, तो वहां पे हम विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आदर सूचक शब्द जो होते हैं पदों और वाक्यों के अंत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट उदाहरण हर्ष सूचक। फर्स्ट सूत्र जो है ना वो हर्ष सूचक, मतलब हर्ष को जो सूचित करे ना उसमें हम क्या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, हे भगवान अब तो तुम्हारा ही आसरा है, हाय अब क्या हो गया, छी छी कितनी गंदगी है। शाबाश तुमने गांव का नाम रोशन कर दिया। दूसरा जो सूत्र है ये करुणा सूचक, जिससे करुणा की बोध हो ना उसे करुणा सूचक कहते हैं, है प्रभु मेरी रक्षा करो। तीसरा है घृणा सूचक, इस दुष्ट पर धिक्कार है। चौथा है विषाद सूचक, हाय राम यह क्या हो गया। आइए हम अगले सूचक के बारे में ध्यान देते हैं। अगला सूचक है विस्मय सूचक। सुनो मोहन पास हो गया, यह विस्मय सूचक है। अब हम देखने वाले हैं अगला चिन्ह के बारे में। अगला चिन्ह है मेरा उदाहरण या अवतरण चिन्ह। जब किसी कथन को ज्यो के त्यों उदित किया जाए या पिरो दिया जाए तो उस कथन के दोनों और उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह को दो रूप होते हैं, इस चिन्ह के दो रूप होते हैं। आइए हम उसको देखने वाले हैं आगे। ये आपके भी आई हैं जो आपके क्लास 10th के बच्चों के लिए है। इकहारा उदाहरण चिन्ह, जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक के नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता शीर्षक आदि के उल्लेख करना हो तो इकहारे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण में रामधरी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला के कवि हैं। तुलसीदास ने कहा सिया राम राममय सब जग जाने करुणऊ प्रणाम जोरी जग पाने। आइए हम अगले टॉपिक के बारे में ध्यान देते हैं। अगला है कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं और राजस्थान पत्रिका एक प्रमुख समाचार पत्र है और कहावत सही है कि उल्टा चोर कोतावल को डांटे। आइए हम इसके दोहरा उदाहरण चिन्ह के बारे में जानते हैं कि दोहरा उदाहरण चिन्ह क्या होता है। ये तो नहीं पूछा है, आशा करता हूं कि आपके 2025 के एग्जाम में कहीं दोहरा उदाहरण चिन्ह पूछ ले। तो साथियों जब कोई व्यक्ति अपने विद्वान तथा पुस्तक के अवतरण या वाक्य के जयो के तयो उदित किया जाता है ना तो उसे दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में स्वतंत्रता मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तिलक ने कहा। आइए हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस। आइए हम योजक चिन्ह के बारे में ध्यान देते हैं, ये भी आपके क्लास 10th के छात्रों के लिए अति इंपॉर्टेंट है। योजक चिन्ह क्या होता है कि इसे समास चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह को समास चिन्ह कहा जाता है। अंग्रेजी में प्रयुक्त हाइफन को हिंदी में योजक चिन्ह कहा जाता है। जो हाइफन होता है ना अंग्रेजी में उसी को हम योजक चिन्ह कहते हैं। हिंदी में अधिकतर इस चिन्ह के स्थान पर डैश का प्रयोग प्रचलित है। यह चिन्ह समानतः दो पदों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों के साथ अस्तित्व बना रहता है। आइए हम देखते हैं इसके भी कुछ उदाहरण के बारे में। इसका उदाहरण है कमल डैश से पैर, कली डैश सी कोमलता, कभी कभी। आइए हम और आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे रहा मेरा खेलते खेलते, रात दिन, माता पिता। इसका जो फर्स्ट है ना इस योजक चिन्ह के पहचानने के लिए सूत्र वो है कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व एवं तत्पुरुष समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सुख दुख माता पिता। अगला हम देखते हैं, अगला मेरा रहा कि पुनरुक्त शब्दों के बीच में जो दोहराया जाए उस शब्दों में, जैसे धीरे धीरे, घर घर, रोज रोज, इन शब्दों में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा सूत्र है कि तुलनावाचक सा सी से के पहले लगता है। तुलना जब किया जाता है ना इससे उससे ऐसा वैसा, इनके बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में हम कहें से कि भारत सा भाई, भरत सा भाई, सीता सी माता। अब हम चौथे सूत्र के बारे में बात करते हैं आपसे कि चौथा सूत्र क्या है योजक चिन्ह को पहचानने का। ये रहा आपके कि शब्दों में लिखी जाने वाली संख्याओं के बीच में, जैसे 1
चौथाई इसका उदाहरण रहा। अब हम आगे देखने वाले हैं 8 नंबर कोष्टक चिन्ह की कोष्टक चिन्ह क्या होता है। किसी भी बात को अपने स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोष्टक में लिखे गए शब्द प्रायः विशेष होता है। इस चिन्ह का प्रयोग कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो आइए हम इसके सूत्र के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से है जिसमें हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य में प्रयोग किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हैं। तो वाक्य में जो प्रयोग किए जाते हैं पद, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम यो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण में हम बता दें आपको कि आपकी ताकत को मैं जानता हूँ। आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 7 दिन की छूट दी गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो बेहद सादगी पसंद थे। और दूसरा इसका मतलब सूत्र कह सकते हैं वो है आपका कि नाटक एवं एकांकी में पत्र के अभिनय के भाव को प्रकट करने के लिए। आइए हम इसके कुछ उदाहरण के बारे में जानते हैं। ओ रहा मेरा उदाहरण कि राम अच्छा जाइए, राम हंसते हुए अच्छा जाइए। अगला हम देखते हैं विवरण चिन्ह के बारे में कि विवरण चिन्ह क्या होता है कि किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए, उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए, उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे अंग्रेजी में कॉलन एंड डैश कहा जाता है। इसका उदाहरण है कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं ना, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक और प्रश्नवाचक। तो इसमें हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उसका विवरण देते हैं हम कि प्रश्नवाचक होते हैं, निजवाचक होते हैं, संबंधवाचक होते हैं, निश्चयवाचक होते हैं, अनिश्चयवाचक होते हैं और प्रश्नवाचक होते हैं। आइए हम इसके अगले उदाहरण के बारे में आपको बताते हैं। अगला इसका उदाहरण है कि वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद होते हैं, यजुर्वेद होते हैं, सामवेद होते हैं और अथर्ववेद होते हैं। अगला इसका जो है ना पॉइंट वो है आपका कि पुरुषार्थ 4 होते हैं। धर्म होते हैं, अर्थ होता है, काम होता है और मोक्ष होता है। आइए हम अगले लोप चिन्ह के बारे में आपको बताते हैं कि लोप चिन्ह क्या होता है। लोप चिन्ह होता है कि जहाँ किसी वाक्य या कथन का कुछ अंश छोड़ दिया जाता है, वहाँ लोप सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में तुम मान जाओ वरना डैश, वरना तुम्हें मना देंगे डैश, इसे लोप चिन्ह कहते हैं। आइए हम अगले इसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं कि मैं तो परिणाम भोग रहा हूँ, कहीं आप भी न भोगे। यहाँ पे हम डैश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए हम विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे हम पद या त्रुटि पूर्वक चिन्ह भी कहते हैं। जब किसी वाक्य में या वाक्यांश में कोई शब्द लिखने से छूट जाए तो छूटे हुए शब्द के स्थान के नीचे इस चिन्ह का प्रयोग करें, छूटे हुए शब्द या अक्षर के ऊपर लिख देते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, इसका उदाहरण देखते हैं। इसका पहला उदाहरण है कि भारत, मेरा भारत देश है, छूट गया था, उसमें हम लोप चिन्ह का प्रयोग किए और उसमें देश है। आइए हम देखते हैं कि मुझे आपसे डैश, मुझे आपसे परामर्श लेना है। संक्षेप चिन्ह या लाघव चिन्ह क्या होता है, आइए हम इसको देखते हैं। साथियों जो संक्षेप चिन्ह या लाघव चिन्ह होता है ना, वो होता है कि किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने हेतु तो उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे यह चिन्ह लगा देते हैं। प्रसिद्धि के कारण लाघव चिन्ह होते हुए भी वह पूर्ण शब्द पढ़ लिया जाता है। उदाहरण में हम देखें कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इसमें ये लगा देते हैं ना, तो उससे हो जाता है राउ मध्य विद्यालय। अब आगे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, तो भाजपा होता है ना, वो हो जाएगा आपका। आइए हम आगे देख लेते हैं उसका और उदाहरण। मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए कह सकते हैं उसे, प्रधानाध्यापक को प्रा से डिनोट करते हैं, डॉक्टर को डा से डिनोट करते हैं, पंडित को पंड से डिनोट करते हैं, इसी को हम वो चिन्ह कहते हैं। आइए हम अगला चिन्ह के बारे में देखते हैं और अगला चिन्ह के बारे में आपको बताते हैं निर्देशक चिन्ह कि निर्देशक चिन्ह होता क्या है। यह चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इस चिन्ह के 2 रूप होते हैं। ये देखिए आपके ए रूप में, अंग्रेजी में इसे डैश कहते हैं। आइए हम निर्देशन चिन्ह के बारे में इसके उदाहरण सहित कुछ इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं कि महाराजा डैश द्वारपाल जाओ। द्वारपाल द्वारपाल निर्देश देता है कि जो आज्ञा स्वामी। पहला है कि उद्धत वाक्य के पहले उदाहरण में वह बोला मैं नहीं जाऊंगा, वह बोला मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा जो हो जाएगा ना, वो है कि समनाधिकारण शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए हम इसको देखते हैं। इसका उदाहरण हो गया आपका कि आंगन में ज्योत्सना
चांदनी छिटकी हुई थी। अब हम देखने वाले हैं तुल्यता सूचक चिन्ह को, कि तुल्यता सूचक चिन्ह क्या होता है। तो तुल्यता सूचक चिन्ह होता है ना, वो होते हैं आपके कि सामान्यता या बराबरी बताने के लिए, यह मूल अथवा अर्थ का ज्ञान कराने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, यानी वायु को कह सकते हैं हम समीर। आइए हम देखते हैं संकेत चिन्ह कौन कौन से हैं। तो संकेत चिन्ह होते हैं कि जब कोई महत्वपूर्ण बातें बतानी हो तो उसके पहले संकेत चिन्ह लगा देते हैं। उदाहरण में स्वास्थ्य संबंधी निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्रातः काल उठना चाहिए, भ्रमण के लिए जाना चाहिए। अगला है समाप्ति सूचक चिन्ह या इतिश्री चिन्ह। ये देखने वाले हैं समाप्ति सूचक चिन्ह आपके, कि किसी अध्याय या ग्रंथ के समाप्ति पर उसके चिन्ह के प्रयोग किए जाते हैं। इस चिन्ह को कई बार प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ये चिन्ह रहा आपके उदाहरण में। आइए हम अगले, ये रहा आपका समाप्ति सूचक चिन्ह। इस लेक्चर को समाप्त करता है। वादा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता